हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2014 के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगरकेन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव। सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव की बात हो रही है। सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिस जो आज की नीड्स को भी पूरा करे और फ्यूचर को भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो इतना समझने से आपको आइडिया लग रहा होगा कि सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव में क्या हो सकता है। चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है सीड कॉस्ट वेरी लो होती है इसमें कंपेयर टू कन्वेंशनल जो मेथड होता है कल्टीवेशन का। सेकंड स्टेटमेंट है कि ड्रिप इरिगेशन इसमें प्रैक्टिस किया जा सकता है वेरी इफेक्टिवली। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन होता है डायरेक्टली आप रूट्स में पानी दे रहे हो ट्यूब्स के जरिए। ठीक है, डायरेक्टली आप रूट्स में पानी दे रहे हो, इससे पानी भी सेव हो रहा है और जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर भी मिल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। इसमें केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं है। अब ये यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, नो। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि कंप्लीटली फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन ही ना हो। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गलत हो जाता है। द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग मेथड का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हमें पता है थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 1 to 4। बाकी के अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो मैंने जो सस्टेनेबल की डेफिनेशन आपको बताई थी, सस्टेनेबल वर्ड के जो मीनिंग बताया था वो बिल्कुल उनसे मैच करती हैं। ठीक है, सीड कॉस्ट कम होनी चाहिए, है ना, और ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिस हो सकता है पानी बचाने के लिए, और इंटरक्रॉपिंग भी प्रैक्टिस की जा सकती है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, कोई भी ऐसा वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का है, अगर आप उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लाते हो तो इससे क्या मतलब निकलता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ध्यान रखना लिस्ट होती है दुनिया भर में ऐसे वेटलैंड्स थे जिनमें चेंजेस आ गए हैं, आ रहे हैं या आने के चांसेस हैं, जो बदल रहे हैं, जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों हो रहे हैं? किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आ गए हैं, आ रहे हैं या आने वाले हैं उन वेटलैंड्स में एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो जैसा मैंने बताया उस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर ए है। बट बाकी के ऑप्शंस अगर हम पढ़े तो हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं वो मैं समझाता हूँ। जिस कंट्री में वो वेटलैंड है उसको एक लॉ इनेक्ट करना पड़ेगा ताकि 5 किलोमीटर के दायरे में, उस वेटलैंड के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एनी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो। ठीक है, एनी यहाँ पे वर्ड क्या हो गया? एक्सट्रीम। कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी तो होगी, भले ही रिसर्च पर्पज से हो। भाई कोई वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको उसको देखने तो जाएंगे ना वहाँ पे रिसर्चर्स वगैरह की क्या बदलाव आए हैं, अब कैसा है वहाँ का सिचुएशन। ठीक है, अब इकोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या स्टेट है, तो यहाँ पे बी गलत हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ से हम हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से कि जो वेटलैंड का जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है वहाँ के कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन पे जो वहाँ की कम्युनिटीज फॉलो करती है। इसलिए वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। कल्चरल डाइवर्सिटी का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का कोई लेना देना नहीं है। अगर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में आपने हल्की सी भी बात सुनी होगी, कहीं पढ़ा होगा, तो आप देखते एलिमिनेट कर देंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, और ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है। नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की चीज़ें हैं, यूनेस्को के अंदर आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लेना देना इससे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा पेयर ऑफ आइलैंड है
जो सेपरेट किया जाता है 10 डिग्री चैनल से? बहुत ही इजी सवाल है ये, कई एग्जाम्स में रिपीट होता है, पीएससी यूपीएससी में भी रिपीट हुआ है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है अंडमान एंड निकोबार। अब 10 डिग्री चैनल का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स तो आपको पता है ना, लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जो 10 डिग्री वाला लैटिट्यूड है ना, वो बांट रहा होता है अंडमान और निकोबार को, ठीक है। जैसे मान लो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। अब यहां पे हो गया अंडमान, यहां पे हो गया, यहां पे हो गया निकोबार, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाली जो चैनल होती है वो आपकी 10 डिग्री चैनल होती है। समझ में आ गया? जो अंडमान निकोबार को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। अब कुछ चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिग्री चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। जैसे आपका 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। वो सेपरेट करता है किसको? लक्षद्वीप को और मालदीव्स को, ठीक है। आपका जो 9 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है किसको? मिनिकोय को और कैननूर आइलैंड्स को, ठीक है। 10 डिग्री हमने पढ़ ही लिया। 11 डिग्री वाला जो है आपका, वो सेपरेट करता है अमिंदीवी आइलैंड और कैननोर आइलैंड को, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 डिग्री आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। पेयर्स हैं, उनको मैच करना है उनकी मिनिस्ट्री के साथ। जो भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, इनको इनकी मिनिस्ट्री के साथ मैच करना है। पहला प्रोग्राम है डॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इसकी मिनिस्ट्री दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नहीं, इसकी मिनिस्ट्री है रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी मिनिस्ट्री बताई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नहीं, इसकी मिनिस्ट्री है रूरल। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड रेन फॉर रेनफेड एरियाज, इसकी मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट लिखी गई है, वो गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे आएगा। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपको पता रहनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज तो आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों मिनिस्ट्री गलत है, तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है ये पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स नन इसका आंसर होगा, कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का आपने नाम सुना होगा जब भी बर्ड काउंटिंग की बात होती है कि कितने बर्ड्स हमारे देश में आ रहे हैं, ठीक है, विंटर के टाइम पे, समर के टाइम पे। तो इसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री का नाम हमेशा आता रहता है न्यूज़पेपर में, क्योंकि मेजर एक्सरसाइजेस बर्ड काउंटिंग की यही करती हैं, ठीक है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे सवाल दिया गया। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसको बोला गया है कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर, जो कि गलत है यहाँ पे, क्योंकि एक एनजीओ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक एनजीओ है। और एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है, ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब ध्यान रखना ये एनजीओ है, अगर आपको ये चीज पता है तो आप आगे के दोनों स्टेटमेंट पता लगा लेंगे सही है कि गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, ये कोशिश करता है कि नेचर को कंजर्व किया जाए एक्शन बेस्ड रिसर्च से, एजुकेशन से और पब्लिक अवेयरनेस से। अब भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी इलिटरेसी है, जहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस, एजुकेशन और एक्शन बेस्ड रिसर्च की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, और एनजीओ का काम भी यही होता है मोस्टली। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि नेचर ट्रेल्स और कैंप ये आयोजित करता है जनरल पब्लिक के लिए। अब अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा? कैंप ही तो कंडक्ट करने पड़ेंगे ना, जगह जगह कैंप लगाने पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तो ये तो तरीका ही है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 and 3 ओनली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? पहला, ये सर्व करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मैकेनिज्म का मतलब है कि फंड देता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है किसको? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी को,
और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, यूएनएफसीसी को। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, ये साइंटिफिक रिसर्च कराता है इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए ग्लोबल लेवल पे। ये गलत है, कोई साइंटिफिक रिसर्च ये नहीं करवाता है, अपने दम पे कोई साइंटिफिक रिसर्च ये नहीं करवाता किसी भी तरीके से, बस ये सिर्फ पैसे देने का काम करता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, फंडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। इट इज एन एजेंसी अंडर ओईसीडी, ओईसीडी के अंदर एक एजेंसी है। बस ये पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर है, और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वैसे भी न्यूज में रहता है हमेशा, तो ये वर्ल्ड बैंक के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तो ये कब बना था आपके 1992 में बना था, जब रियो अर्थ समिट हुई थी। अब रियो अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में हुई थी, ठीक है, 1992 में। तो उसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये बना था, वर्ल्ड बैंक के अंदर है, कोई साइंटिफिक रिसर्च अपने दम पे ये नहीं करता। तो ए, बी और सी गलत है, तो डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बचेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, सोलर पावर प्रोडक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं। फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक एक टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, ठीक है। जबकि सोलर थर्मल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सन की रेस को यूटिलाइज करती है हीट जनरेट करने में, फिर उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे दे रखा है कि फोटोवोल्टिक जनरेट करता है अल्टरनेटिंग करंट, और सोलर थर्मल जनरेट करता है डायरेक्ट करंट। ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों डायरेक्ट करंट यहां पे जनरेट करते हैं। जब सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे गलत है, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग बेस है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी के लिए, बट फोटोवोल्टिक के लिए नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर से एक्सट्रीम चीज, मैन्युफैक्चरिंग बेस का यहाँ पे क्या मतलब है, समझो। मतलब हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी कोई रॉ जो मटेरियल होता है, इनपुट्स हैं, जिसका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये गलत है, इतना बड़ा देश है, इतनी इंडस्ट्रीज है, फोटोवोल्टिक कोई बड़ी चीज तो है नहीं, और सोलर के लिए हमारे यहाँ पे इतना पुश दिया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग बेस क्यों नहीं डेवलप किया गया होगा अब तक, है ना। तो हमें समझ आता है यहां से कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। जब हमें पता है थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा बी भी एलिमिनेट हो जाता है, सी भी एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगर आपको इनके बेसिक भी पता है फोटोवोल्टिक के और सोलर थर्मल एनर्जी के, जो पढ़ने से भी समझ आ रहा है नाम से भी, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन ओनली। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? ऑप्शन में है गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। तो क्लासिकल लैंग्वेज कन्नड़ और तेलुगु है, गुजराती नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लासिकल स्टेटस, क्लासिकल लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए। टोटल 6 लैंग्वेजेस को मिला हुआ है, उनका नाम आपको अपनी जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। 6 लैंग्वेजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। लेटेस्ट जो स्टेटस मिला था वो उड़िया को मिला था 2014 में, ठीक है। सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये, और इनको 8 शेड्यूल में भी लिखा गया। वैसे 8 शेड्यूल में तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपकी, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी ये क्लासिकल लैंग्वेजेस शामिल है। इससे हमारा आंसर निकलता है 2 एंड 3 ओनली, कन्नड़ और तेलुगु।
गुजराती क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है और ये आपको रटना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। दंपा टाइगर रिजर्व है जिसको बताया जा रहा है मिजोरम में है, बिल्कुल सही। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको बताया जा रहा है सिक्किम में, नहीं, यह है त्रिपुरा में, ठीक है। सारामती पीक बताई जा रही है नागालैंड में, जो बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा हमारा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 and 3 ओनली। 10th पे आते हैं। विद रेफरेंस टू अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है वेटलैंड इंटरनेशनल नाम का, तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रीज के द्वारा फॉर्म हुआ है, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, जो सिग्नेटरीज हैं रामसर कन्वेंशन के। देखो वेटलैंड इंटरनेशनल अपने आप एक एनजीओ है, ठीक है, एक ग्लोबल एनजीओ है, ठीक है। और एनजीओ मैंने अभी भी क्या बताया आपको, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि कोई भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट साथ में आई और उन्होंने फिर उसको बनाया, ठीक है। तो ये एनजीओ है, ये कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट, इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल, फील्ड लेवल पे ये काम करता है ताकि नॉलेज डेवलप कर सके, मोबिलाइज कर सके और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को यूज कर सके बेटर पॉलिसीज के लिए। अब एनजीओ है, मैंने आपको बताया कि बेसिक एनजीओ के काम यही होते हैं, नॉलेज, अवेयरनेस, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट करना। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे आपको कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ पे सब बिल्कुल बैलेंस तरीके से लिखा हुआ है कि नॉलेज मोबिलाइज करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इससे ऐसे स्टेटमेंट भी ज़्यादातर सही होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 ओनली। विद रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स, ब्रिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहली समिट जो हुई थी ब्रिक्स की वो हुई थी रियो डी जेनेरियो 2009 में, गलत, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, ठीक है। जबकि पहली समिट हुई थी आपकी रशिया में 2009 में, ठीक है, रशिया में आपकी हुई थी और रियो डी जेनेरियो आपके ब्राजील में है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है साउथ अफ्रीका लास्ट कंट्री था जिसने ब्रिक्स ग्रुपिंग को ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। पहले ये ब्रिक था, ठीक है, पहले ये सिर्फ ब्रिक था, जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका। लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। और इनकी जो प्रेसिडेंसी भी आती है वो ऐसे ही आती है, मतलब जैसे अगर रशिया इस साल मान लो होस्ट करके चल रहा है इसको, तो अगले साल फिर इंडिया होस्ट करेगा, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, ऐसे अल्फाबेटिकल, ऐसे नेम वाइज ऑर्डर में चलता है इनका, बिल्कुल ठीक है, जैसा नेम है ना ग्रुपिंग का उस हिसाब से। तो आप मुझे बताओगे कि अभी ब्रिक्स को होस्ट कौन कर रहा है, ठीक है, ब्रिक्स समिट को जो भी है, किसके पास इसकी प्रेसिडेंसी है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। अच्छा, ब्रिक्स का एक बैंक है जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं हम, है ना, ब्रिक्स बैंक भी हम कहते हैं, तो कौन सा बैंक है वो, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था ये, 2014 में। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन का आपने नाम सुना होगा, फोर्टलेजा ब्राजील में एक सिटी है, ठीक है। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन ब्राजील में समिट हुई थी 2014 में ब्रिक्स की, तो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन निकल के आया जिसमें आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक निकल के आया, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में। कहाँ पे है, शंघाई चाइना में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कुछ बीमारियों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डिसीज इरिडिकेट हो चुकी है इंडिया में से। डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, स्मॉल पॉक्स। केवल स्मॉल पॉक्स ही है जो एलिमिनेट इरिडिकेट हो चुकी है, डिप्थेरिया और चिकन पॉक्स के मामले अभी भी आते हैं। देखो स्मॉल पॉक्स एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है जो वायरस से होता है, ठीक है। इसके वायरस का क्या नाम है, वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस है इसका नाम।
वरियोला वायरस की वजह से ये डिसीज होती है। ये इरिडिकेट हो चुका है और 1977 के बाद से कोई केसेस स्मॉल पॉक्स के नहीं आया। ठीक है, डिप्टेरिया की बात करें तो डिप्टेरिया यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस वायरल इन्फेक्शन है, डिप्टेरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये थ्रोट और नोज को इफेक्ट करता है। ठीक है, चिकन पॉक्स वायरल डिसीज है। चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज है जिस इसके वायरस का क्या नाम है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, VZV भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये आपके सलाइवा, कफिंग और स्नीजिंग से स्प्रेड होता है। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स यहाँ पे इरिडिकेट कर दिया गया है। डिप्टेरिया और चिकन पॉक्स के केसेस अभी भी आते हैं, आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 3 ओनली। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? आपको पता है समय के साथ ऑर्गेनिजम्स इवोल्व हुए हैं। आदमी पहले बंदर था, ठीक है, आज इंसान है। तो जो ये इवोल्यूशन तो हुआ है ना ऑर्गेनिजम्स का, तो इसकी बात हो रही है कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है इसको कौन से फिनोमिना ने इन्फ्लुएंस किया। पहला है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब कॉन्टिनेंट्स इधर से उधर खिसक के चले गए थे। तो जब कॉन्टिनेंट्स इधर से उधर खिसक के चले गए थे तो कुछ एनिमल्स मूव कर गए थे, कुछ वहां फंसे रह गए थे। जो फंसे रह गए थे वो अलग तरीके से इवोल्व हुए, जो मूव कर गए थे वो अलग तरीके से इवोल्व हुए। तो प्लस स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट डेफिनेटली इसको इफेक्ट किया होगा। सेकंड ऑप्शन है हमारे यहाँ पे ग्लेशियल साइकिल्स। ग्लेशियल साइकिल्स होती है ना, सी मेल्ट होना, सी का मेल्ट होना, पानी का लेवल बढ़ जाना, तो उससे भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ ही होगा। क्योंकि ग्लेशियल साइकिल्स की वजह से जैसे आपके आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई। अब एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई तो फिर वहां पे जो एनिमल्स हैं जो वहां पे रहते हैं उनका अलग तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा, है ना। और देखो ऐसे जो वर्ड है ना, इन्फ्लुएंस्ड, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जिस क्वेश्चन में आ जाए ना वहां पे सतर्क हो जाना। क्योंकि ये बहुत ही वाइड रेंज में आ गया ये चीज, है ना। कोई भी चीज इन्फ्लुएंस करती है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। अगर यहाँ पे 3-4 कुछ ऑप्शन भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन होते हैं उनका आपको मतलब नहीं पता रहता, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स का मतलब तो पता है, तो आप सेफली डी करके आ सकते हो। बट ये है कि आपको तब करना जब आपको नहीं पता कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा। तो इन्फ्लुएंस और अफेक्टिव बहुत वाइड रेंजिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है इसमें, ठीक है। लॉजिक के जरिए, नॉलेज के जरिए भी ये सवाल हो रहा है और ट्रिक्स के जरिए भी हो रहा है। तो उसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अदर देन पोचिंग, पोचिंग यानी शिकार वगैरह, हंटिंग वगैरह करना, पोचिंग के अलावा और कौन से रीजन हो सकते हैं कि जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है उनकी संख्या में गिरावट आई, उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है। पहला, डैम्स और बैरेजेस का कंस्ट्रक्शन रिवर पे, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाना रिवर्स में, ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज हुई है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ यहाँ पे। फिशिंग नेट्स में फंस जाना डॉल्फिन्स का, बिल्कुल। सिंथेटिक फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर केमिकल्स का यूज होना क्रॉप फील्ड में, इससे क्या होता है, वो फर्टिलाइजर केमिकल रिवर्स में चले जाते हैं, पानी पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट नहीं है सही, हमारा थर्ड स्टेटमेंट केवल 1, 3 और 4 सही है, जिसका आंसर होगा 1, 3 and 4 ओनली, सी। ठीक है, समझ में आया। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये हमारा, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से नहीं हो रहा। क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, रिवर्स में बढ़ ही रही है, ठीक है। तो कोई इंसानों ने तो क्रोकोडाइल ज्यादा पैदा नहीं कर दी हो जाके, समझ में आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये आपको पकड़ने हैं स्टेटमेंट, और इसी से आपका एलिमिनेट भी हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड जैसे ही आपने पकड़ा ना, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे 100 में से 100, आपको इस तरीके से दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, ऐसे स्टेटमेंट पकड़ने पड़ेंगे जो हिंट दे रहे हो क्वेश्चन सॉल्व होने का। रेडक्लिफ कमेटी, स्पेक्ट्रम, या कोई भी आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो रेडक्लिफ कमेटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है। यह पॉइंट हुई थी किस लिए, इंडर पाकिस्तान के बीच बाउंड्रीज को डिलिमिट करने के लिए। वेरी इजी क्वेश्चन, पता होना चाहिए आप सबको। ब्रोमिटेड ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये क्या होते हैं, मैन मेड केमिकल्स होते हैं ये, ठीक है, मैन मेड केमिकल्स होते हैं ये।
जो यूज किए जाते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जैसे मैट्रेस हो गया, अपहोल्स्ट्री हो गया, तो इनके यूज के रिगार्डिंग चिंता जताई जा रही है। क्यों? पहला स्टेटमेंट, हाईली रेसिस्टेंस है डिग्रेडेशन के लिए इन्वायरमेंट में, मतलब इजीली डिग्रेड नहीं होते। देखो, कोई भी चीज इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होगी अगर वो डिग्रेड फटाफट हो जाए, डिग्रेड होके इन्वायरमेंट में से जो है लंबे समय तक बने ना रहे। जैसे प्लास्टिक बुरा क्यों है? क्योंकि वो इजीली डिग्रेड नहीं होता है, हजारों सालों तक रहता है, तब तो प्लास्टिक बुरा है। तो अगर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स इन्वायरमेंट में जल्दी से डिग्रेड नहीं होते तो डेफिनेटली इसकी यूज को लेकर चिंता जताई जाएगी, और ऐसा होता है क्योंकि मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक्स वगैरह में यूज होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये ह्यूमंस और एनिमल्स में इजीली एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स में ये इजीली एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कैसे? क्रॉप्स वगैरह में चले जाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में चले जाते हैं, ह्यूमन एनिमल्स इनको कंज्यूम कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ह्यूमंस और एनिमल्स में चले जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं एक्यूमुलेट होके। तो ये चिंता का विषय है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट्स की वजह से ब्रोमिनेटेड जो फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं उनके यूज में कंसर्न जताया जा रहा है। इसका आंसर है बोथ 1 and 2। 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइबरनेशन का जो फिनोमिना है वो इनमें से कौन से एनिमल्स में देखा जाता है? बैट्स, बियर्स, रोडेंट। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर होता है। विंटर में कुछ एनिमल्स एनर्जी सेव करने के लिए, ठीक है, एनर्जी सेव करने के लिए बिल्कुल स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं, कुछ समय तक बिल्कुल सो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल लो एक्टिविटी करते हैं ताकि उनकी एनर्जी बची रहे। हिबरनेशन प्रोसेस ये होता है। तो ये कौन से एनिमल्स में देखा जाता है? बिल्कुल तीनों में देखा जाता है ये, 1, 2 and 3। बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स में हिबरनेशन का प्रोसेस देखा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? सबसे बड़ी कमिटी कौन सी पार्लियामेंट की? कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। कितने मेंबर इसमें? 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स में कितने मेंबर होते हैं? 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने होते हैं? 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स 30 मेंबर हैं, सारे के सारे लोकसभा से हैं, याद रखना है, और सबसे लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन प्लेनेट अर्थ? अर्थ के कार्बन साइकिल में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती है? इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है वोल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कार्बन ऐड नहीं करता। फोटोसिंथेसिस एन एक्टिविटी विच कंज्यूम्स कार्बन। ठीक है, कार्बन कंज्यूम हो रही है यहाँ पे, ऐड नहीं हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे गलत है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल सही। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है 1, 2 and 4 ओनली। बेसिक चीज है, सिंपल बायोलॉजी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको चीज समझ में आएंगी। आप अगर कंट्री साइड में मूव करो, कंट्री साइड मतलब आप नॉर्मली अगर देश में कहीं भी घूम रहे हो, ठीक है, तो मोस्टली जगह आपको कुछ बर्ड्स देखने को मिलेंगी जो कैटल के साथ में चल रही हैं। जैसे आप कहीं जाओगे तो आप नॉर्मली आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप देखोगे कुछ कैटल भी जो है वो चर रहे हैं खेत में, फील्ड्स में, तो उनके ऊपर कुछ बर्ड्स बैठी हुई हैं। तो वो बर्ड्स क्यों बैठी रहती हैं? जब कैटल चलते हैं ना तो उनके मूवमेंट से कुछ इंसेक्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं ग्रासेस में। चलने से कुछ इंसेक्ट्स इधर उधर हो जाते हैं। उन इंसेक्ट्स को फिर ये फीड करती हैं बर्ड्स। ठीक है, तो ये बर्ड्स कौन सी हैं वो बताना है। पहला ऑप्शन है पेंटेड स्टॉक, कॉमन माइना और ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसमें जो बर्ड की बात हो रही है वो है पेंटेड स्टॉक, सॉरी, इसमें जो बर्ड की बात हो रही है वो है कॉमन माइना। पेंटेड स्टॉक फिश ईटिंग बर्ड है, पेंटेड स्टॉक फिश खाती है। ठीक है, तो पेंटेड स्टॉक गलत है। कॉमन माइना की यहाँ पे बात हो रही है। कॉमन माइना ये वो बर्ड है जो अपॉर्चुनिस्टिक फीडर है, जो केटल के ऊपर बैठ जाती है, इंसेक्ट इधर उधर होते हैं तो खा लेती हैं। ठीक है,
तो कॉमन माइनस सही है, पेंटेड स्टॉक गलत है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन पहली बात तो ट्रांस हिमालय रीजन में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले एरिया में। तो कंट्री साइड तो ये देखना ही मुश्किल है, ये जो स्टेटमेंट है ना हमारा कि ये अगर आप कंट्री साइड मूव करोगे तो कुछ बर्ड्स देखने को मिलेंगी, तो कंट्री साइड का मतलब है कि आप देश में कहीं भी जाओ मोस्टली आपको मिल जाएंगे, तो ये गलत है बिल्कुल। ब्लैक नेक्ड क्रेन आपके ट्रांस हिमालय रीजन में पाया जाता है, तो कंट्री साइड तो आपको मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन यहाँ पे गलत हो जाता है, इसका जो सही स्टेटमेंट वो है टू ओनली। 21 मिडिवल इंडिया में कुछ डिजाइनेशंस थी, जैसे महत्तरा, पट्टा किला, ये किसके लिए यूज होती थी? विलेज हेडमैन के लिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा आपको। महत्तरा, पट्टा किला, आप जब मिडिवल इंडिया या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे सुनने को। इन सबकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, करीब 100-200 वर्ड्स की लिस्ट बनेगी। इनको आप अलग से लिस्ट बनाइए इन वर्ड्स की, और एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाइए, काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन पे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं हर साल। लीचेंस, लीचेंस जो कैपेबल हैं आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन इनिशिएट करने के, इवन ऑन अ बेयर रॉक, खाली चट्टान है, खाली चट्टान पे भी उग जाते हैं लीचेंस। तो ये किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब किन दो ऑर्गेनिजम्स से मिलके ये बने हुए हैं, ये है एल्गी और फंगी। लीचेंस क्या होते हैं? लीचेंस होते हैं प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एल्गी, कभी कभी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उससे और फंगी से मिलके बने हुए हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ऐसा है यहाँ पे कि फंगी इस एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है, शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है, ठीक है। बदले में एल्गी फंगी को फूड देता है, ये होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मिलजुल के रहना आपस में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 22 का बी, एल्गी एंड फंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ यू ट्रेवल थ्रू हिमालयाज, आप हिमालयाज जब ट्रेवल करेंगे तो आपको कौन से प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग दिखाई देंगे वहां पे? ओक, रोडेंड्रॉन और सैंडलवुड। सैंडलवुड के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में या मॉनसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। थोड़े थोड़े हिमालय के फुटहिल्स में भी मिलते हैं ये, बट नेचुरली ग्रोइंग नहीं मिलते हैं। और आप हिमालयाज में ट्रेवल करोगे तो आपको हर जगह नहीं दिखाई देंगे ये। सैंडलवुड हिमालयाज के फुटहिल्स में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है, बट प्रेजेंस नेग्लिजिबल है वहां पे, मान सकते हो कि कम है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ओक और रोडेंड्रन होगा, ठीक है। और आपको अगर सैंडलवुड के बारे में इतना सा पता है जो मैंने बताया अभी, तो आप इजीली एलिमिनेट कर ले जाएंगे, क्योंकि जो 3 ऑप्शन है वो बी में भी आ रहा है, वो सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, बचा क्या? 1 and 2 ओनली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? Oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxide, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। ऐसे क्वेश्चंस को करने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चन और आते रहते हैं हमेशा कि कौन से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, किस इंडस्ट्री से निकलते हैं, तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप आराम से डी टिक करके आ सकते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव। कैसे? देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना काम चलता है, इतने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में इनकी कुछ ना कुछ तो रिलीज होगी ना, भले ही बहुत कम रिलीज हो, बट कुछ अमाउंट में तो हो गई। तो जब रिलीज होने की बात हो रही है पूरी पूरी स्टील इंडस्ट्री में, तो ये चार ऑप्शन सही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में रिलीज होगा ही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो है डी, 1 2 3 and 4। 25 पे आते हैं। कौन से किंगडम एसोसिएटेड है बुद्धा की लाइफ के साथ? अवंती, गंधार, कोसला, मगधा। तो इसमें जो कोसला और मगधा है वो सही है, अवंती और गंधार डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है,
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा 3 एंड 4 ओनली। अगर आपने पढ़ा होगा बुद्धा के बारे में तो कोसला और मगधा में विजिट किए थे। एसोसिएट का मतलब क्या है यहाँ पर? एसोसिएट का मतलब है विजिट किए थे। कोसला और मगधा में किए थे। ठीक है, अवंती और गंधरा में विजिट नहीं किए थे, डायरेक्टली एसोसिएटेड है भी नहीं। बट आप एसोसिएट का वर्ड अगर बड़ा निकालो तो अवंती कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट विजिट नहीं किए थे, डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हर साल एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कैंपेन या फेस्टिवल होता है जो कुछ कम्युनिटीज मनाती हैं। कैसे मनाती हैं? फ्रूट बीरिंग ट्रीज की सैम्पलिंग को प्लांट करके। सैपलिंग क्या होती है? सीडलिंग्स जो होती हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, उनको प्लांट करके फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सी ट्राइब्स की यहाँ पे बात हो रही है? गोंड और कोरकू। गोंड और कोरकू ट्राइब्स हैं एमपी की, मध्य प्रदेश की। और इनके जो फेस्टिवल का नाम है, जो ये फेस्टिवल की यहाँ पे बात हो रही है, उसको कहते हैं हरी जी रोटी। हरी जी रोटी। ठीक है, ये फेस्टिवल है यहाँ पे गोंड और कोरकू की एमपी में ये रहते हैं। और भूटिया और लेपचा की बात करें हम तो ये सिक्किम की हैं। ठीक है, भूटिया लेपचा सिक्किम की हैं। इरुला और टोडा ये तमिलनाडु की हैं। सहरिया और अगरिया ये भी आपके एमपी की हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको ट्राइब्स के बारे में, फेस्टिवल का नाम याद रखना है हरी जी रोटी। सेल्स टैक्स जो आप पे करते हो टूथपेस्ट परचेज करते टाइम, वो क्या है? वो टैक्स इम्पोज किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि अब जीएसटी आ गई है। जी क्वेश्चन था तो इसका आंसर डी था। ठीक है, जब सेल्स टैक्स था तब स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स इम्पोज करती थी और कलेक्ट करती थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको पता है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है? वेंचर कैपिटल क्या होती है? देखो, स्टार्टअप्स होती हैं। स्टार्टअप्स क्या होती हैं? उनको पैसा चाहिए शुरू में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे एंजल कैपिटल भी होती है, ऐसे वेंचर कैपिटल भी होती है। जो स्टार्टअप्स की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, इनिशियल जो स्टेज होती है, उनमें कैपिटल दिया जाता है उनको, बट लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, वेंचर कैपिटल और एंजल कैपिटल में फर्क ये है कि जो एंजल कैपिटलिस्टिक होते हैं वो ओवरऑल स्टार्टअप के डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, एडवाइस देते हैं, पूरा उनको अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, एक मेंटर के तौर पे काम करते हैं। बट वेंचर कैपिटल कैपिटल जो देते हैं लोग, जिनको वेंचर कैपिटलिस्टिक कहते हैं, वीसी, वो लोग सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं कि उनको कब तक प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल एंजल कैपिटल वो लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल होती है जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इतना सा पता है ना कि वेंचर कैपिटल स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ा हुआ है, तो आप ये आराम से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में कहीं भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। 29। मेन ऑब्जेक्टिव 12 5 ईयर प्लान का क्या है? 5 ईयर प्लान्स होते हैं, है ना? तो जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं। ठीक है, बीओपी में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उनमें आते हैं आपके जो भी चीज होती है जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, और करंट अकाउंट में आते हैं जो आपके गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं ना, वो करंट अकाउंट में आते हैं। डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड जो ट्रेड हो रहा है ना, वो आपके करंट अकाउंट में आता है। समझ में आ गया? जो असेट्स और लायबिलिटीज होती है वो आपके कैपिटल अकाउंट में आती है। पूछ क्या रहा है? करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन करते हैं करंट अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है? जितने भी आपके इकोनॉमिक गुड्स में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो होती है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा। बिल्कुल। फॉरेन एसेट्स, मैंने क्या बोला? एसेट्स और लायबिलिटीज कैपिटल में जाता है, करंट में नहीं जाते, तो ये नहीं होगा। बैलेंस ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल क्या होता है? सर्विसेज में ट्रेड।
तो गुड्स और सर्विसेज में जो ट्रेड होती है करंट अकाउंट में जाती है, तो ये होगा। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होती है? आईएमएफ की करेंसी होती है, एक तरह की आईएमएफ के असेट्स होते हैं जो हम रखते हैं अपने फॉरेन करेंसी असेट्स में। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, उसमें एचडीआर आता है। एचडीआर क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एक तरीके से कोटा होता है आईएमएफ में, ठीक है, एक तरह की आईएमएफ की करेंसी मानी जाती है इसको, ठीक है। प्रॉपर करेंसी नहीं होती बट हमारे एसेट्स होते हैं आईएमएफ में, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज कैपिटल में जाते हैं, करंट में नहीं जाते। तो पहला और तीसरा सही है, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनको बताना है कि किस के साथ जुड़े हुए हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होती है? ये वो रेट होती है जिन पे बैंक्स फंड बोरो करते हैं ओवरनाइट, किससे? आरबीआई से, ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी समझ में आ गया। अब जो दूसरा टर्म है वो है हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये क्या होती हैं? ये डिपॉजिट्स होती हैं। बैंक में जो पब्लिक के डिपॉजिट्स होते हैं ना, उनको ही अपन नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज बोल देते हैं। लायबिलिटी क्या हुई भाई? बैंक में जो डिपॉजिट है, जनता का जो पैसा बैंक में है, जो डिपॉजिट है, वो बैंक के लिए असेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है ना, क्योंकि बैंक को वापस चुकाना है उसको। तो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी होती है जो आपकी डीडी एफडी जो होती है, जितने भी आपके डिपॉजिट्स होते हैं सारे तरह के, वो इसमें आ जाते हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? बैंकिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 32, इनमें से कौन सी फैसिलिटीज बेनिफिशियरीज को मिलती है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जिनको बैंक साथी भी बोलते हैं, उनके सर्विसेज से। यानी बैंक साथी कौन सी सर्विसेज देते हैं बेनिफिशियरी को? तो पहले तो ये क्या होते हैं बैंक साथी? देखो, ये कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ स्टाफ होता है बैंक का जो कि जैसे गांव, ऐसी जगह पे जाते हैं जैसे गांव वगैरह हो गए जहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती हैं, वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब पहला स्टेटमेंट, बेनिफिशियरी को हेल्प करते हैं सब्सिडी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उठाने के लिए गाँव में, बिल्कुल सही। बेनिफिशियरी को हेल्प करते हैं गाँवों में डिपॉजिट्स और विड्रॉ करने के लिए, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। नहीं भी पता हो तो ये जो बैंक साथी है, इससे मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कोई ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो बैंक की तरफ से काम कर रहा है, बैंक की सर्विसेज लोगों को मुहैया आसानी से हो जाए, उसमें हेल्प कर रहा है। इतना कॉमन सेंस लगाते ही आपका 1 और 2 में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सही होने के, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या पर्पज है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट की, उसकी बात हो रही है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, एसएलआर वगैरह। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, क्यों है ये? पहला स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक को इनेबल करने के लिए, ताकि बैंक जो एडवांसेस दे रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके सेंट्रल बैंक। दूसरा स्टेटमेंट है कि लोगों के जो डिपॉजिट है बैंक में वो सेफ रहे और लिक्विड रहे। लिक्विड मतलब क्या है? कि आसानी से उनको मिल जाए, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए आसानी से। थर्ड स्टेटमेंट है बैंकों को प्रमोट करने के लिए ताकि वो एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं कमा पाए। अब यहाँ पे आती है आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक अगर एक्सेसिव प्रॉफिट्स कमा भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है? प्रॉफिट कमाना इलीगल तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आते ही आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है। फोर्थ स्टेटमेंट, बैंकों को फोर्स करने के लिए कि वो एक सफिशिएंट कैश रखें ताकि कल को डे टू डे रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, कोई दिक्कत आ जाए तो वो भी पूरी हो सके, है ना। तो इसमें जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है, इतना हमें समझ आता है, ठीक है। अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो सी भी गया और डी भी गया। अब बचा 1 ओनली एंड 1 और 2 ओनली। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, एसएलआर वगैरह का सीधा सीधा पर्पज ये रहता है कि बैंक कंट्रोल कर सके, सेंट्रल बैंक हमारा कंट्रोल कर सके कि जो कमर्शियल बैंक है वो कितना एडवांसेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वही इसका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एसएलआर के जरिए आप लोगों के डिपॉजिट्स को कैसे सिक्योर करोगे? वो तो बैंक की खुद की फैसिलिटी है ना, कि कितना हद तक लोगों के डिपॉजिट सिक्योर है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। क्योंकि अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को गलत मानते हो, थर्ड स्टेटमेंट को गलत मानते हो, तो सी भी चल जाएगा, डी भी चल जाएगा, बचा क्या? ए एंड बी। जैसे मैंने बताया सेकंड
स्टेटमेंट सही नहीं है तो वन ओनली बचा। इसका जो आंसर है वो है वन ओनली। 34, रिसेंटली कुछ अपराइजिंग्स हुई थी जिनको अरब स्प्रिंग कहते हैं। अपराइजिंग मतलब रिवॉल्यूशन, प्रोटेस्ट वगैरह। कहां से शुरू हुए? तुनिशिया से। अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन है जो आपके अरबिक पेनिनसुला है वहां पे हुआ था। ये डिक्टेटर्स जो थे, डिक्टेटर्स के खिलाफ ये हुआ था। ठीक है, अरब स्प्रिंग तुनिशिया से शुरू हुआ था। इसका आंसर है डी। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्रीज का नाम दे रखा है, पूछ रहा है कि इनमें से आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कौन से हैं। आर्कटिक काउंसिल क्या है? आर्कटिक काउंसिल आपके एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो 1996 में बनी थी। 1996 में ये बनी थी और जिस डिक्लेरेशन से ये बनी थी उसको कहते हैं ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा डिक्लेरेशन 1996 में। इसके जो मेंबर्स हैं, डेनमार्क बिल्कुल इसका मेंबर है, जापान नहीं है, रशिया बिल्कुल इसका मेंबर है, यूके नहीं है और यूएसए है। ठीक है, 1, 3, 5 इसके मेंबर हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 3 और 5। वैसे टोटल इसके मेंबर की मैं बात करूं तो इसके मेंबर डेनमार्क है, रशिया है, यूएस है, इतना आपको कंफर्म है। बाकी मेंबर्स कौन से हैं? कनाडा, ठीक है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया मैंने बता दिया, यूएस मैंने बता दिया, एक बचा लास्ट स्वीडन। स्वीडन, ठीक है, तो ये सारे आर्कटिक काउंसिल के मेंबर है। अब इंडिया क्या रिलेशन है इसके साथ? इंडिया एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर स्टेट है। कौन कौन? इंडिया एंड चाइना दोनों, ठीक है, आर्कटिक काउंसिल में। याद रखना है, इसके मेंबर्स भी और इंडिया चाइना ऑब्जर्वर है। ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ पेयर्स हैं, मैच करना है उनको। रीजन है, कंट्री के साथ मैच करना है। चेचन्या रशिया में है बिल्कुल, दरफुर माली में नहीं है, सूडान में है, स्वात वैली इराक में नहीं है, पाकिस्तान में। ठीक है, बचा क्या? चेचन्या वाला सही, वन ओनली। 37, अग्नि 4 मिसाइल की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में? पहला, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सही। इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो इसका इंजन है उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं, सॉलिड का भी इस्तेमाल होता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत। 1 टन न्यूक्लियर वॉर हेड डिलीवर कर सकता है 7,500 किलोमीटर दूर तक, गलत। 4,000 किलोमीटर तक ही ये कर सकता है, इतना दूर भी नहीं जाता। और न्यूक्लियर वॉर हेड का मतलब है न्यूक्लियर पेलोड, मतलब मिसाइल्स में जो न्यूक्लियर जो भी पेलोड रखा जाता है ना, ताकि वो मिसाइल जाके डिस्ट्रॉय करेगा तो धमाका बहुत ज़्यादा तेज हो, डिस्ट्रक्शन बहुत हो, तो न्यूक्लियर पेलोड रखा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर जो वीपन रखे जाते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन ओनली। 38, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जिनको कहते हैं कोलबेड मेथेन और शेल गैस, उनके बारे में बताना है। कोलबेड मेथेन आपको नाम से पता चल रहा होगा, कोल जो बेड होता है जहाँ पे कोल मिलता है नीचे, जमीन के नीचे, है ना, वहां पे ट्रैप्ड होती है मेथेन गैस, इसलिए इसको बोलते हैं कोलबेड मेथेन। कोलबेड मेथेन जो है वो आपका प्योर मेथेन गैस होती है, प्योर वर्ड पे सतर्क हो जाओ। प्योर मेथेन गैस होती है जो एक्सट्रैक्ट की जाती है कोल सीम से। शेल गैस मिक्सचर होती है प्रोपेन और ब्यूटेन की, गलत। सिर्फ प्रोपेन और ब्यूटेन की मिक्सचर नहीं होती है ये। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया इंडिया में कोलबेड मेथेन सोर्सेस तो एबिडेंट में है, ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में है, बट कोई शेल गैस सोर्सेज नहीं है। नो यहाँ पे फिर आ गया नो वर्ड, यहाँ पे एक्सट्रीम है, कोई भी शेल गैस सोर्सेज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, सुना आपने नाम कृष्णा गोदावरी बेसिन का, वहां पे शेल गैसेस पाई जाती हैं, सोर्सेज हैं अच्छी खासी मात्रा में। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन नो टू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। चांगपा कम्युनिटी की बात हो रही है।
चांगपा कम्युनिटी की यहाँ पे बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तराखंड में रहते हैं, नहीं, ये लद्दाख में रहते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि पश्मीना गोट्स को ये पालते हैं, फाइन वूल जिनसे प्रोड्यूस होता है, सही। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, बिल्कुल सही। 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये ध्यान रखना कि ये उत्तराखंड में नहीं है, लद्दाख में। इंडिया में एक क्लस्टर बीन है जिसको ग्वार भी कहते हैं, जो वेजिटेबल के तौर पे, एनिमल फीड के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंस अभी एज्यूम कर लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया इसका कल्टीवेशन। क्यों? तो मतलब इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में है, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है बताना है। ऑप्शन नंबर ए, इसका जो ऑयल निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज में आता है, नहीं। इसका जो गम है, जो इसके सीड से जो गम निकलता है वो शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में यूज में आता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो ग्वार की बात हो रही है वो उसके जो सीड्स होते हैं, उसका जो गम होता है वो शेल गैस के एक्सट्रैक्शन में काम आता है, ये ध्यान रखना। थर्ड स्टेटमेंट है कि इस प्लांट के जो लीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है एंटी हिस्टामिन की। एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं? वो ड्रग्स होते हैं जो एलर्जी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी और डी गलत है, ए भी गलत है, बचा क्या बी। देखिए ये चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं, है ना। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए भी आती रहती है। तो अगर आपको अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा इसका आंसर बी है। और नहीं भी पता हो तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स किस किस के पास? अंडमान निकोबार आइलैंड बिल्कुल है, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ बिल्कुल है, गल्फ ऑफ मन्नार बिल्कुल है, सुंदरबन नहीं है। सुंदरबन में कोरल रीफ्स नहीं है। देखो कोरल रीफ्स वहां उगते हैं जहां पे एक लेवल की सैलिनिटी हो, ठीक है, मतलब एक हद तक वहां पे सैलाइन वाटर हो, बिल्कुल फ्रेश वाटर नहीं हो। सुंदरबन में आपके रिवर्स जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये फ्लो करती हैं और यहाँ पे आके ये अपना वाटर छोड़ती हैं, तो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, सैलिनिटी उतनी नहीं होती है, तो कोरल रीफ उग नहीं पाते यहाँ पे, है ना। और दूसरी बात, सुंदरबन जो है बिल्कुल सी के किनारे पे ही है, तो किनारे पे भी कोरल रीफ नहीं उग पाते क्योंकि डेल्टा बना हुआ होता है, डेल्टा में कोरल रीफ नहीं उगते कभी। सुंदरबन यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, सॉरी फॉर पुअर ड्राइंग। यहाँ पे कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? कोरल रीफ्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गल्फ ऑफ मन्नार में। सुंदरबन में आपको कोरल रीफ नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने क्या कहा, डेल्टा यहाँ पे रहता है, डेल्टा रहता है और बिल्कुल फ्रेश वाटर रहता है, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास आपको मिल जाएंगे और गल्फ ऑफ मन्नार में आपको कोरल रीफ मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया में जो प्रॉब्लम है सोइल इरोजन की, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? टेरेस कल्टीवेशन? नहीं, टेरेस कल्टीवेशन तो यूज ही होता है सोइल इरोजन को रोकने के लिए। सोइल इरोजन क्या होता है? देखो सोइल जो होती है वो पेड़ों से बंधी हुई रहती है, ट्रीज जो है जकड़ के रखते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब वो पेड़ कटने लगते हैं ना तो सोइल भी इरोज होती हो जाती है। मेन कारण आपका होता है डिफोरेस्टेशन, ठीक है। सोइल इरोजन का मेन कारण जो होता है वो होता है डिफोरेस्टेशन, क्योंकि जो मिट्टी का कटाव जो होना शुरू होता है वो ज्यादातर पेड़ों के कटने से शुरू होता है। तो टेरेस कल्टीवेशन तो सोइल इरोजन को रोकने के लिए होता है, तो ये तो सोइल इरोजन जो है उसकी प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन गलत है। डिफोरेस्टेशन बिल्कुल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्लाइमेट फैक्टर कोई सोइल इरोजन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली, डिफोरेस्टेशन। सीजनल जो रिवर्सल होती है विंड्स की, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वो है मॉनसून क्लाइमेट की। मॉनसून क्लाइमेट में क्या होता है, समर में रेन ऐसे जा रही होती है, विंटर में रेन ऐसे आ रही होती है, ठीक है। रिवर्सल होता है विंड्स का मॉनसून क्लाइमेट में, ठीक है। तो मॉनसून क्लाइमेट में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, 43 का सी। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। जो पंचतयन है वो क्या होता है? वो स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता है, एक स्टाइल है टेम्पल कंस्ट्रक्शन का। आप कोई भी आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ेंगे तो पंचतयन आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाले, टेम्पल आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में
आपको टर्म देखने को मिल जाएगा। 45 रिवर्स की बात हो रही है तो इनमें से कौन सी अरुणाचल प्रदेश में से बहती है? बराक रिवर। बराक रिवर अरुणाचल प्रदेश में से नहीं बहती। बराक रिवर आपके बहती है मणिपुर। शुरू तो मणिपुर से ही होती है, फिर ये नागालैंड में जाती है, फिर आपके मिजोरम में जाती है, फिर असम में। ठीक है, बट अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं बहती है बराक रिवर, ये आपको याद रखना है। तो ये बराक गलत है। लोहित और सुबानसिरी, बिल्कुल लोहित आपके अरुणाचल प्रदेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। सुबानसिरी भी आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। सुबानसिरी तो उल्टा ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और दोनों अरुणाचल प्रदेश से बहती है। 2 और 3, 2 और 3 ओनली इसका करेक्ट आंसर है। 46 कुछ वेटलैंड्स की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि कौन सी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे ये है। हरी के वेटलैंड व्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे हैं, बिल्कुल सही। केवलादेव गाना नेशनल पार्क की राजस्थान में, आप सबको पता होगा। तो बनास और चंबल के कॉन्फ्लुएंस में नहीं, ये गंभीर और बाणगंगा के कॉन्फ्लुएंस में। बनास और चंबल देख के कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हाँ ये राजस्थान में हो सकता है, राजस्थान में ये वाली रिवर्स हैं तो इनके कॉन्फ्लुएंस में ही होगा, नहीं, गंभीर और बाणगंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में ही है। कोलेरू मुशी और कृष्णा कॉन्फ्लुएंस में नहीं, ये है गोदावरी और कृष्णा के कॉन्फ्लुएंस पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सा पेयर फॉर्म नहीं करता जो इंडियन फिलोसॉफी के सिस्टम होते हैं उसका पार्ट नहीं है? इंडियन फिलोसॉफी आपने पढ़ा होगा ना, एक होती है हेटेरोडॉक्स, मैंने बताया था आपको, ऑर्थोडॉक्स भी होती है। ऑर्थोडॉक्स में न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, साख्या, योगा, है ना। तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट भी होते हैं। हेटेरोडॉक्स जो आपके इंडियन फिलोसॉफी के सिस्टम है वो है, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया। ऑर्थोडॉक्स में आपके ये आते हैं न्याय, वेदांता, मीमांसा, वैशेषिका, है ना। बट लोकायत और कैथोलिक यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, लोकायत को अपन चरवाका स्कूल भी कहते हैं। लोकायत स्कूल फोकस करता था आपके लग्जरी पे, इंजॉयमेंट पे, जैसे बाकी स्कूल्स कहते थे कि नॉलेज जरूरी है लिबरेशन के लिए, कोई कहता था कि भक्ति जरूरी है लिबरेशन के लिए, है ना, लव डिवोशन जरूरी है। पर चरवाका स्कूल, लोकायत स्कूल कहता था इंजॉयमेंट जरूरी है, मस्त रहो, है ना, मतलब ऐसा मोक्ष वगैरह कुछ भी नहीं होता, आराम से जिंदगी मस्त तरीके से जियो। ये आपके 6 सिस्टम जो इंडियन फिलोसफी के, उसका पार्ट नहीं है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, हिल्स है उनके रीजन के साथ मैच करना है। तो जो सबसे पहला रीजन है वो है कार्डोम, सबसे पहली हिल है कार्डोमोम हिल्स। ठीक है, कार्डोमोम जो हिल्स है वो आपके वेस्ट तमिलनाडु में है। और वेस्ट की साइड में ध्यान रखना, रीजन बता रखा है कोरोमंडल कोस्ट, जो आपके ईस्टर्न कोस्ट में, तो मैच नहीं हो रही है। कार्डोमम है वेस्टर्न तमिलनाडु में और कोरोमंडल कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, तो मैच नहीं हो रही है यहाँ पे। कैमूर हिल्स विंध्या रेंज में है, यानी कि सेंट्रल इंडिया में, और कोंकण कोस्ट है वेस्टर्न आपकी कोस्ट लाइन है। कोंकण जो कोस्ट है आपकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, और कैमूर जो हिल्स है वो सेंट्रल इंडिया में है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। महादेव हिल्स बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में, एमपी में। ठीक है, जो सतपुरा रेंज है उसके नॉर्दर्न पार्ट में होती है महादेव हिल्स, सही है, थर्ड। मिक्किर हिल्स, मिक्किर हिल्स बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा ना, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में ही है। ठीक है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है किसकी, मिकीर हिल्स की, वो है दम्ब बुचको। दम्ब बुचको इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो वो 3 और 4। 49 इनमें से कौन सा शेड्यूल जो है भारत के संविधान में वो एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग प्रोविजन रखता है? 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1958 में, 1985 में ये आपके आया था। 1985 में 52 जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आया था 10 शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल आपके जुड़ा हुआ है जो सैलरी अलाउंसेस हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के, उनसे जुड़ा हुआ है ये सेकंड शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल आपके शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल जो एरिया है उनसे जुड़ा हुआ है। एट्थ शेड्यूल आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है।
टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। और मैंने आपको अभी इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में जो आया था क्लासिकल लैंग्वेजेस, उसमें मैंने आपको 6 तो बता ही दिया था। ठीक है, बाकी की लैंग्वेजेस बताओ। और 10 शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लो। एंटी डिफेक्शन क्या होता है? देखो, एक टर्म आपने सुना होगा, हॉर्स ट्रेडिंग। हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत फेमस है। हॉर्स ट्रेडिंग होती है जब एमएलए एमपी खरीद लेती है एक पार्टी दूसरी पार्टी के। सपोज आपने किसी बंदे को वोट दिया इलेक्शन में, वो जीत गया चुनाव, उसने जीत गया, वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, तो ये डेमोक्रेसी के साथ धोखा नहीं हुआ कि आपने उसको क्या पार्टी देख के वोट दिया था, बट वो आगे जाके पार्टी चेंज कर ले रहा है। चलो चेंज कर ले रहा है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन देखी गई कि एक ही बंदा दिन में 3-3 बार पार्टी चेंज कर रहा है। ये सिचुएशन हुई है। आप किस्सा सर्च करना नेट पे, आया राम गया राम, मतलब एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज की, तब ये लो आया, एंटी डिफेक्शन लो। इसको कहते हैं डिफेक्शन। आप एक पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो, तो उसको रोकने के लिए ही आया है 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसका आंसर है डी, 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल में आपकी एंटी डिफेक्शन लो है। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी है बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करने के लिए और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ भी बनी रहे, वो कौन सी है? वो है बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, बोटेनिकल गार्डन आपके नर्सरी के जैसे होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं रिसर्च और एजुकेशन के पर्पज से। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ कंजर्व प्रोटेक्ट रहे, वो तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बना के रखती है नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जनरली ह्यूमन लाइफ यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड होती है, और यही चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होने देती है सरकार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये तो गलत है। बचा ए और बी। बी मैंने बता दिया आपको, रिसर्च और एजुकेशन के लिए होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व। तो आंसर बचा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी के अंदर आपके नेशनल पार्क भी आ जाएंगे, इसी के अंदर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है जो अपने आप में कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, उनके अंदर ही होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होते हैं? इंसान भी रहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, सब रहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, देश में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में कितने हैं? 10। हमारे 18 में से 10 रजिस्टर्ड हैं यूनेस्को के मैन एंड जो बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंदर। ठीक है, सबसे जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था वो था आपके नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व वो है दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा असम में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना आपको। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए इतना ही। अगली वीडियो में हम 50 से 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।